मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। कल सावन की पहली सोमवारी थी और उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी कि जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, उस मार्ग पे जो दुकानदार हैं, जो फल वाले हैं, जो केला बेचते हैं, सेब बेचते हैं, आम बेचते हैं, उनको अपना नेम प्लेट लगाना जरूरी कर दिया गया उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। पहले तो मुजफ्फरपुर के एसपी ने ये फरमान जारी किया था, बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में कर दिया, उत्तराखंड की सरकार ने हरिद्वार में कर दिया और मध्य प्रदेश की सरकार ने उज्जैन में कर दिया। तो इसको लेकर के जो बहस चल रही थी और उसे संविधान के सफ़े और संविधान के अनुच्छेदों के आलोक में एग्जामिन किया जा रहा था, उसी समय हरियाणा के मेवात जो इलाका है उसके नूह कस्बे में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही थी कांवड़ यात्रा को लेकर के। हालांकि उसी समय कांग्रेस के पंजाब से आए सांसद ने सवाल भी उठाया था संसद में, लेकिन ये जो जनता की पहल थी, मैं आज इस संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात करने के पहले मैं हिंदू का वह पेज दिखाना चाहता हूँ, इसमें आज उसके बारे में निकला हुआ है, आप उसे देखना चाहेंगे। एक तरफ कांवड़ यात्रा के संबंध में जो सवाल संसद में उठे उसका जिक्र है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नूह कस्बे में जो हो रहा है, जो कल हुआ, उसके बारे में विवरण है। नूह कस्बे के बारे में आप सभी को जानकारी होगी कि मुस्लिम बहुल इलाका है, और ऐसा इलाका है जब बंटवारा हो रहा था देश का तो अधिसंख्य मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे। गांधी जी को वहाँ जाना पड़ा था। उन्होंने समझाया और कहा कि इस देश में सभी के लिए जगह है, यह देश एक सेकुलर मुल्क बनेगा और आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और वे लोग नहीं गए। पिछले साल वहाँ क्या घटना घटी जिसके संदर्भ में कल सोमवारी के दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी, आप में से जिन लोगों को जानकारी नहीं होगी मैं बताना चाहूँगा। वहाँ से एक ब्रजमंडल यात्रा निकलती है, कोई परिक्रमा करने का कुछ होगा जो करती है, एक धार्मिक यात्रा, धार्मिक जुलूस है। पिछले साल जो उसके आयोजक थे, उन आयोजकों ने पहले व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम मीडिया के जो उनके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से अफवाह फैलाई, जैसे इसमें लगे कि विजयी मुद्रा में एक ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं फतह करने के लिए, जिस इलाके में वो पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं आदि इत्यादि। उसकी प्रतिक्रिया भी दूसरे पक्षों में हुई, और आप जानते हैं कि धर्म के नाम पे इतना उन्माद फैल जाता है और देश में इतनी नफरत पहले से फैल गई है कि दोनों पक्षों से इस तरह के जो उपद्रवी तत्व हैं वो सक्रिय हो गए और गोली चली, हमला हुआ और उसमें 6 लोग मारे गए। पुलिस का जो प्रबंध था वो नाकाफी था। कहते हैं कि जो पुलिस के बड़े अधिकारीगण थे वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे, जबकि अफवाह फैली हुई थी, क्योंकि सोशल मीडिया ने विष फैलाना शुरू किया था, और जबकि देश भर में इस तरह के नफरत की बातें फैली हुई हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, और सभी जानते हैं क्या से क्या हो रहा है। पुलिस पर भी फिर आक्षेप आया कि आपने क्या किया, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य रूप से अगर इस तरह की अफवाहें फैलती हैं और जरा भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का अंदेशा रहता है, तो जो कानून की धाराएं हैं, 107 है सीआरपीसी में, 144 है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। उपद्रवी तत्वों को चिन्हित किया जाता है, पहचान की जाती है, उन पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है, प्रावधान बना हुआ है। अब कानून सीआरपीसी बदल के कुछ और हो गया है, लेकिन उसमें भी प्रावधान जरूर होगा। तो न तो पुलिस ने बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था उस रूट पर, और न ही उन्होंने इन धाराओं का इस्तेमाल करके उपद्रवी तत्वों पर निगरानी की थी। इसलिए पुलिस पर भी इसको लेकर के काफ़ी सवाल उठे थे, और सरकार पर भी सवाल उठे थे। लेकिन सरकार और पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की, दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया, जो हत्या में शामिल थे कुछ लोग उनको भी गिरफ्तार किया। कोर्ट में मामला चल रहा है, और जो अफवाह फैलाने वाले लोग थे, जो आयोजक थे, जो मुख्य आयोजक थे, उनको भी जगह जगह ढूंढ करके गिरफ्तार किया, और पता नहीं जेल में है कि छूट गए, हम नहीं जानते। इस साल पुनः ब्रज मंडल यात्रा गुजरनी थी। हिंदू ने जो खबर दी है, उसने एक खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही कांवड़ यात्रा के संबंध में जो भी फरमान जारी किया गया था उसको रोक लगा दी गई हो, या संसद में सवाल उठाए गए हों, जनता के स्तर से इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, उस कार्य को रेखांकित किया है। वो कार्य कहता है कि तुम नफरत का विष फैलाते रहो, हम भाईचारे के अमृत से उसे धोते रहेंगे, और नफरत के विष को, धार्मिक नफरत के विष को, धार्मिक उन्माद के विष को भाईचारे के अमृत से ही मित्रों धोया जा सकता है। कानून में जो भी फैसले होते हैं
वो फैसले कई बार देखा जाता है कि ज़मीन पे उतारने वाली जो शक्तियाँ थी वही विष फैलाने के काम में लगी रहती हैं, तो फिर वो फैसले ज़मीन पे नहीं उतरते। इसलिए जनता की एक पहल बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या है पहल? जब यात्रा गुजर रही थी उस इलाके से, तो बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन थे, बहुत सारे जो हिंदू संगठन थे, बहुत सारे जो मिले जुले संगठन थे दोनों धर्मों के लोगों के, बार एसोसिएशन, पंचायतें, इन्होंने रास्ते में स्टॉल लगाए और इन्होंने उन यात्रियों का स्वागत सत्कार किया, उन्हें ठंडा पानी पिलाया, शरबत पिलाया, फल खिलाए, केले खिलाए, सेब खिलाए, और यात्रियों ने नहीं पूछा कि केला किसके बगान का है, ये देने वाला व्यक्ति कौन है, ये सेब कहाँ से आया है, किसने ट्रांसपोर्ट किया है। उन्होंने प्रेम से स्वागत सत्कार को स्वीकार किया। तो हिंदू मुसलमान एकता की जो पहल नूह ने शुरू की, उस नूह से सीखने की आवश्यकता है। उसने कहा कि अगर पिछले साल इस कस्बे का नाम बदनाम हुआ, जो कस्बा हिंदू मुसलमान एकता के लिए मशहूर है, मशाल की तरह इस अंधेरे में जल रहा है, इस साल हम ऐसा नहीं होने देंगे। और मैं समझता हूँ कि इससे दूसरे लोग सीख लेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के काम होते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों मिल करके और विभिन्न मतावलंबी मिल करके, अगर सिख लोगों का जुलूस निकलता है उस समय भी देखा गया बहुत सारे लोग मिल करके, या अगर पंजाब में कुछ निकलता होगा जहाँ सिख बहुल इलाके हैं, वहाँ से किसी भी धर्म का निकलता है तो देखा गया है कि मदद करते हैं। आपदा के समय देखा गया है कि लंगर खोल दिया करते हैं, और हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी ऐसा देखा गया। तो ये शक्तियाँ मौजूद हैं समाज में, और इन शक्तियों के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, जो नफरत के विष बेली को खत्म करने का प्रयास भाईचारे के अमृत से किया जा रहा है, इसकी हमारे आप तक बहुत जानकारी नहीं हो पाती। आज से 30 साल पहले मुझे याद है, मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर था, और वहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए थे। इस बार तो नूह में प्रशासन ने अपनी ओर से पहल नहीं की, जनता ने पहल की, लेकिन हमने तो अपनी ओर से कुछ प्रयास किए थे, कुछ जनता ने भी पहल की थी। और क्या की थी? रामनवमी के जुलूस में जो मुस्लिम समुदाय के संगठन थे या जो इंडिविजुअल्स थे, वे शरबत पिलाते थे, और ताजिए के जुलूस में जो लोग गुजरते थे उनको हिंदू संगठन के लोग शरबत पिलाते थे। ये प्रयोग हमने भी शुरू किया था, और मैं जानता हूँ कि देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह का काम चल रहा होगा। अपनी पहल पर सिविल सोसाइटी इस काम को कर रही होगी, लेकिन चूंकि हमारा जो मीडिया का एक बड़ा सा हिस्सा है, मिल स्ट्रीम मीडिया इसको कहते हैं, वो अलग, उसका ध्येय अलग है, उसका लक्ष्य अलग है, वो इन चीज़ों को नहीं दिखाता। हिंदू ने अगर नहीं बताया होता, मैंने बाकी अखबार देखे, कहीं नूह के कस्बे में जो मिसाल कायम की गई है उसके बारे में नहीं निकला है। मैंने टेलीविजन में देखने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन इसमें मुझे मिला, क्योंकि मैं हिंदू पढ़ता हूँ, इस अखबार को मैं पढ़ता हूँ और बहुत दिनों से पढ़ता हूँ। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि नूह कस्बे के हिंदू मुसलमान ने मिल करके ये जो नफरत के विष बेली है, उसे भाईचारे के अमृत से मिटाने के लिए, उसको पल्लवित पुष्पित न होने देने के लिए जो कोशिश की है, ये कोशिश कामयाब होगी। और ऐसी ही कोशिशें हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि जो नफरत का जो विषय है, जो उन्माद का विषय है, उसका मुकाबला केवल कानून से नहीं हो सकता, उसका मुकाबला भाईचारे के अमृत से हो सकता है, और उससे सिविल सोसाइटी, उससे आम जनता ही फैला सकती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो शायद आप भी समाज में देखना चाहेंगे कि भाईचारे की शक्तियाँ कहाँ हैं, उनके साथ जुड़ करके और भाईचारे के लिए आप भी काम करना चाहेंगे, या आप समर्थन देना चाहेंगे। अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो और आपको मेरी ये राय पसंद आ रही हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप असहमत भी हों तब भी आप अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर लाभान्वित करें, ताकि मैं समझूं कि आखिर क्या वजह है कि जो फ़र्का फैलाने वाली शक्तियां हैं वे फैल रही हैं, और वो विष कितना गहरा चला गया है, इसकी भी जानकारी मिलती है टिप्पणियों के माध्यम से। और तब उसके लिए भी कोशिश क्या की जा सकती है, किया जा सकता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।